रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती थी। मेरी जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ की रात जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ ने जो किया, हे भगवान, जब मैंने पहली बार वो दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी के तरफ देखा, रात के 12 बज रहे थे और चीखों की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति नीरज अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं नीरज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से नीरज से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मैंने नीरज से लव मैरिज की शादी की थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से फ़ोन से बात करना शुरू हो गया। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने यह शोर सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा वह आवाज़ गूंजती रही, उसके बाद शांति छा गई। मुझे नीरज की नींद देखकर हैरत जो हो रही थी, वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ें आनी ऐसे बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही न हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 4-5 किलोमीटर दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यही बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों से और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह नीरज प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये बनारस नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। नीरज बिस्तर से उठ के अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई थी। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस कपड़े को पहना था। नीरज कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजार के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किए। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, नीरज की बीवी। सभी औरत ही मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी।
तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। नीरज से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रह रहे थे। गांव की कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। और नीरज मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो तो वो मुझे प्यार से देखे। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, नीरज बस जल्दी से बनारस वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों नीरज की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैंने नींद में होते हुए भी पूरा आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। नीरज, मैं गांव में 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का, मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख खुली, उसी शोर से खुली थी। वहीं एक लड़की की चीखे पुकार अपने बचाव के लिए मेरी मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठ बैठी और नीरज को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, नीरज, किसी की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मेरी बात पर नीरज ने नजरें चुराई। कहने लगा, कैसी आवाजें? मुझे यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन नीरज को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से नीरज की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वो कहने लगा, नहीं, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? ये सोच के तो मैं कांपने लगी। डर के वजह से मैं आंख बंद करके लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगले सुबह ही मैंने नीरज से शहर जाने का कहना शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस बनारस जाना है, मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर के वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और नीरज मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं, किसी किसी को ही ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थी? मुझे नीरज की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस बनारस जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने नीरज से पूछा था कि तुम बनारस वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर नीरज का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से बनारस भेजने का ख्याल आया। नीरज ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। नीरज ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम बनारस जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और नीरज की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी नीरज को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं आश्चर्य से नीरज की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर से मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारी घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, बनारस सिर्फ नीरज जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि नीरज ने पहले ये नहीं बताया था। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा,
फिर वो मुझे अपने साथ बनारस ले जाएगा। मैं गुस्से के वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही नीरज कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगला में नहीं रहना। तुमने मुझसे कहा था हम बनारस में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाके बात करो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी बनारस नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें बनारस ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त वो चीखे की आवाज मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम उन चीखों पे ध्यान मत दो, वो जो भी है तुम्हें कष्ट नहीं करेगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। नीरज की बातें ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। नीरज कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। नीरज शाम को बनारस के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाजें आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाजें आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसकी चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो डर जाती थी। फिर नाम में सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है। मैंने उसके डर से यह तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाजें तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाह होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि ये सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाजें सुनी तो यह ठान ली कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे वह आवाजें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वो आवाजें अब मुझे और भी नजदीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाजें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। समर यानी मेरे जेठ जी के कमरे से आवाजें आ रही थी। आवाजें सुनकर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाजें, मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस किस्म की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी, मेरे जेठ जी और औरतों के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वालों तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागे हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, नीरज ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंखें सुझा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि नीरज वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसीलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी
कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब दोबारा वही आवाजें सुनी तो मैं फिर से उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के होल से देखने लगी। वो एक 17 साल की लड़की थी, गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वो हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था। मैं उसे ज्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने नीरज को फोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीखें गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैंने सब नीरज से कह दिया। मेरी बात सुनकर नीरज गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें समर की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेगा वो तुम्हें। मैं नीरज की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वो अपने भाई के बारे में यह सब जानता था और वो भी मिला हुआ था। इस सब में मैंने फोन बंद कर दिया। बुराई होता देख मैं कैसे चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो समर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि समर कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछले खिड़की से बाहर निकली और दूसरे सीढ़ी के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। समर के कमरे की बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे की कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 12 बजे समर उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 17 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेल कर कमरा बंद करके चला गया। समर एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखों पुकार हवेली में बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो समर के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, समर साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसका बाल पकड़कर भरी नजरों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया था। फिर उसके गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब देख नहीं पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किए वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। समर तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरे हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टार्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वो नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक ऐसे पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली के दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार के दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी।
मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस बनारस जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठकर पूरी रास्ते भर मैंने अपना चेहरा छुपाए दुपट्टे से रखा था। बनारस पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि बनारस के डीएम थे, उन्हें वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और समर के साथ साथ नीरज भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति बनारस में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। मैंने अब नीरज से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।